बजट और कराधान। सबसे पहले बजट। बजट यह एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय का एक अनुमान है। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान के तहत सरकार को संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, प्राप्ति और व्यय के विवरण का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता है। भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तैयारी आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय देखता है। प्रस्तुति वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। पहला बजट R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और दूसरा बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? पहला बजट R.K. सुब्रमण्यम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था और दूसरा बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने वाले कौन कौन से थे? मोरारजी देसाई 10 बार प्रस्तुत किए थे, लगातार 6 बार प्रस्तुत किए थे। पी चिदम्बरम 9 बार प्रस्तुत किए थे। प्रणब मुखर्जी 8 बार प्रस्तुत किए थे। निर्मला सीतारमण 8 बार प्रस्तुत की थी। उपलब्धि लगातार सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने की रिकॉर्ड बना है निर्मला सीतारमण के पास, लगातार 8 बार जो है प्रस्तुत की है। लैंगिक संवेदनशीलता बजट 2005-06 है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी जो कि अस्थायी थी। रेलवे और सामान्य बजट 1921 में एकवर्थ समिति जिसे ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ ने नेतृत्व किया था, इसने रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश की थी। 2016 में विवेक देवराय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने रेलवे बजट को सामान्य बजट में विलय करने का निर्णय लिया। यह विलय 2017-18 के वित्तीय वर्ष से लागू किया गया। बजट के कार्य क्या क्या हैं? पहला है वितरण कार्य। यह संसाधनों को सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के बीच विभाजित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिससे यह तय किया जाता है कि कौन कौन सी सामाजिक वस्तुएं और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वित्त पोषित की जाएंगी। दूसरा है पुनर्वितरण कार्य। इसका उद्देश्य है आय असमानता को कम करना है, जिसके लिए प्रगतिशील कराधान मतलब उच्च आय वालों पर अधिक कर और निम्न वालों पर कम कर लगे, और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे कि बेरोजगारी लाभ का उपयोग करता है। तीसरा है स्थिरीकरण कार्य। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है, जिसे सरकार व्यय और कराधान को समायोजित करके मंदी मतलब व्यय बढ़ाकर या मुद्रास्फीति या व्यय घटाकर नियंत्रित करती है। इसके तहत संपत्ति। एक संपत्ति वह आर्थिक मूल्य वाला संसाधन होती है जैसे कोई व्यक्ति, कंपनी या देश स्वामित्व या नियंत्रण में रखता है ताकि भविष्य में इससे लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए सोना या संपत्ति। दायित्व। एक दायित्व किसी ऋण या कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए ऋण का भुगतान। राजस्व और पूंजी। बजट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला राजस्व और पूंजी। तो सबसे पहले राजस्व देखते हैं। राजस्व उन धनराशियों को संदर्भित करता है जो सरकार अपनी गतिविधियों और सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए एकत्र करती है। यह मुख्य रूप से करों से आता है, साथ ही शुल्क, जुर्माने और ड्यूटी जैसी अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है। बजट का वर्गीकरण। तो बजट के 2 प्रकार, एक राजस्व होता है, एक पूंजी। पूंजी में 2 है, एक प्राप्ति है और एक व्यय है। राजस्व के 2 भाग, एक प्राप्ति है, दूसरा व्यय है। ये 2 प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो इसके बाद है राजस्व प्राप्तियां। ये वे आय हैं जो दायित्व नहीं बनाती और ना ही संपत्तियों को कम करती हैं। राजस्व प्राप्तियां, इससे सरकार की कोई भी कर्ज या देनदारी नहीं बढ़ती, इन्हें वापस नहीं करना होता। उप प्रकार क्या क्या है? पहला है कर राजस्व। वह आय जो सरकार कराधान के माध्यम से एकत्रित करती है, उदाहरण के लिए संपत्ति कर। इसके बाद है दूसरा गैर कर राजस्व। यह पुनरावर्ती आय जो सरकार को करों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए चालान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, PSU की कमाई, रेलवे टिकट आदि। इसके बाद राजस्व व्यय। यह वह राशि होती है जो ना तो संपत्तियों में वृद्धि करती है और ना ही दायित्वों में कमी लाती है। इसके उप प्रकार क्या क्या है? पहला है योजनागत राजस्व व्यय। यह सरकारी व्यय का वह भाग होता है जो योजना बजट के अंतर्गत आता है और कोई संपत्ति या दायित्व उत्पन्न नहीं करता, उदाहरण के लिए सरकारी अनुदान या वित्तीय सहायता। दूसरा है गैर योजनागत
राजस्व व्यय, यह वह धनराशि है जो सरकार अपनी दैनिक संचालन गतिविधियों पर खर्च करती है, जिसमें पूंजीगत व्यय शामिल नहीं होता। उदाहरण के लिए वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, जो गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा उदाहरण घटक है। और संरचना का रखरखाव। पूंजी यह भौतिक या वित्तीय संसाधन होता है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मूल्य सृजित करने के लिए किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला पूंजी प्राप्तियां और दूसरी पूंजीगत व्यय। इसके उप प्रकार क्या क्या है? पहला है पूंजी प्राप्तियां। ये वे प्राप्तियां होती हैं जो या तो दायित्व उत्पन्न करती हैं या सरकारी संपत्तियों के मूल्य को घटाती हैं। यह नए दायित्व उत्पन्न करती हैं और मौजूदा संपत्ति को कम करती हैं। उदाहरण के लिए ऋण या विनिवेश। दूसरा है पूंजीगत व्यय। इसमें वे निधियां शामिल होती हैं जो किसी संगठन या सरकारें दीर्घकालिक संपत्तियों जैसे संपत्ति, बुनियादी ढांचा या उपकरण प्राप्त करने या उन्नयन करने या बनाए रखने के लिए आवंटित की जाती है। यह सरकार के लिए नई संपत्तियों बनाता है और दायित्वों को कम करता है। उदाहरण के लिए ऋण पुनर्भुगतान, ऋण अनुदान, विकासात्मक व्यय और संरचना निर्माण जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि। सरकारी बजट के भीतर सबसे बड़ा व्यय वर्ग ब्याज भुगतान है। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं हैं, फिर सब्सिडी आती है और अंत में पेंशन आती है। सबसे ज़्यादा व्यय होता है, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र योजना में जाता है, फिर सब्सिडी, फिर पेंशन में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। तो भारत में कराधान प्रणाली, पहला है प्रत्यक्ष कर। यह कर सीधे सरकार को देय होते हैं, इन्हें किसी और पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यह कर प्रत्यक्ष कर गतिशील होते हैं। यह सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है। उदाहरण के लिए संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ कर और निगम कर। अप्रत्यक्ष कर, यह कर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को देय होते हैं, इन्हें किसी और पर हस्तांतरित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी या अनुपाती होते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क जैसे पेट्रोल, डीजल, विमानन, टरबाइन ईंधन और सीमा शुल्क। कागजी कर, ये कर वे कर जो केवल कागजों पर होते हैं और जिनका राजस्व प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता, उन्हें कागजी कर कहा जाता है। अन्य नाम इसके क्या है? नाम मात्र कर या प्रतीकात्मक कर। उदाहरण के लिए संपत्ति कर, उपहार कर, संपदा शुल्क जो अब लागू नहीं है। लाफर वक्र एक ग्राफ है जो कर दरों और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। यह वक्र यह सुझाव देता है कि एक निश्चित बिंदु के बाद दरों में वृद्धि वास्तव में राजस्व को कम कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च कर निवेश और खपत को हतोत्साहित कर सकते हैं और श्रमिक कम काम कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि उनकी अतिरिक्त मेहनत से उनकी आय घट जाएगी। यह है लाफर वक्र। यहाँ पे कर दर है परसेंटेज में, यहाँ पर राजस्व दिया है। यह है घटी के आकार का वक्र, घंटी के आकार का वक्र बनता है लाफर वक्र। इसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी। इसे 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। असम इसे अनुमोदित करने वाला पहला राज्य था। अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसमें कुल 33 सदस्य 2 केंद्रों से 31 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कुछ अन्य कर होते हैं, उन्हें देखते हैं। अधिभार कर यह आयकर पर अतिरिक्त कर होता है जो एक निश्चित आय सीमा से अधिक आय वाले करदाताओं पर लगाया जाता है। दूसरा है उपकर कर। यह कर देनदारी पर लगाया जाता है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए वसूला जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है लेकिन राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। पिक्यूवियन कर, यह कर उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जो नकारात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसमें बाह्य लागतें शामिल होती हैं जो बाजार मूल्य में नहीं जोड़ी जाती। इसे इन नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए लागू किया जाता है। रुपया कहाँ से आता है? रुपया मान लीजिए 100 रुपया है तो आयकर से
यहाँ पे रुपया कहाँ कहाँ से आता है? आयकर से आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है, जीएसटी व अन्य कर से आता है, निगम कर से आता है, और उधारी और अन्य देनदारियों से आता है, गैर कर संपत्तियों से आता है, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से आता है, और सीमा शुल्क से आता है। रुपया कहाँ कहाँ जाता है? तो यहाँ पे पेंशन में जाता है, अन्य व्यय में जाता है, केंद्र प्रायोजित स्कीम में जाता है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में जाता है, राज्यों का कर एवं शुल्क में हिस्सा जाता है, ब्याज भुगतान में जाता है, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, रक्षा एवं सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर जाता है, प्रमुख सब्सिडी में जाता है और रक्षा पर जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM एक्ट 2003 यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो सरकार के वित्तीय अनुशासन को स्थापित करने, सार्वजनिक निधियों के बेहतर प्रबंधन, वित्तीय विवेक को मजबूत करने और राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। इस अधिनियम के तहत हर साल संसद में बजट दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। पहला, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति वक्तव्य। यह 3 वर्षीय लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसमें राजस्व और वित्तीय घाटे जैसे प्रमुख राजकोषीय संकेतक शामिल होते हैं। राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य। यह सरकार के वित्तीय लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों को प्रस्तुत करता है। तीसरा है समष्टि आर्थिक ढांचा वक्तव्य। यह देश की आर्थिक स्थिति का अवलोकन करता है जिसमें जीडीपी, विकास दर जैसी जानकारियां शामिल होती हैं। बजट को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, संतुलित बजट। यह वह स्थिति होती है जब कुल बजट कुल राजस्व कुल व्यय के बराबर होता है, मतलब प्राप्ति बराबर आय। दूसरा है अधिशेष बजट। यह स्थिति तब होती है जब कुल आय या संपत्ति कुल व्यय से अधिक होती है, मतलब प्राप्तियां जो है व्यय से अधिक होती हैं। तीसरा है घाटा बजट। यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यय राजस्व से अधिक होता है, मतलब व्यय ज़्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं। यह भारत में स्थिति लागू है। घाटा बजट भारत में प्रस्तुत किया जाता है। घाटा, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे घाटा कहा जाता है। घाटे के प्रकार। पहला है बजटीय घाटा। जब सरकार कुल व्यय करों और अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व से अधिक हो जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार जितना कमा रही है उससे अधिक खर्च कर रही है, जिससे उसे ऋण लेना पड़ता है। बजटीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। दूसरा है राजस्व घाटा। यह तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तीसरा है राजकोषीय घाटा। यह सरकार की कुल ऋण आवश्यकता को दर्शाता है। यह तब होता है जब कुल सरकारी व्यय कुल प्राप्तियों मतलब उधारी को छोड़कर इससे अधिक हो जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां माइनस ऋण सृजन पूंजीगत व्यय, या कुल व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। चौथा है प्राथमिक घाटा। इसे राजकोषीय घाटा और सरकार द्वारा दिए गए पिछले वर्ष के ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। पांचवा है प्रभावी राजस्व घाटा। यह राजस्व घाटा और पूंजीगत परिसंपत्तियों बनाने के लिए दी गई अनुदान राशि के बीच का अंतर होता है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस विकास कार्यों के लिए दी गई अनुदान राशि होती है। बाधा, यह वह लागत या लाभ है जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे पक्ष के द्वारा किसी तीसरे पक्ष जो कि इसमें शामिल नहीं है उसको दिया जाता है। यह नकारात्मक या सकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है।